जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इतिहास के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें से एनसीईआरटी क्लास 6 की शुरू किए हैं। 10 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। 9 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, आज 10वां चैप्टर है, जिसमें व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में इसमें समझेंगे हम। व्यापारी, राजा और उस तीर्थयात्रियों के बारे में इस चैप्टर में हम समझते हैं, जिसमें से आइए हम समझते हैं। अब पहला है क्वेश्चन है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अब व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हम कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। इसीलिए इसको अब 2 वीडियो में बनाएंगे हम। पहला वीडियो, उसके बाद फिर दूसरा इसी चैप्टर का वीडियो चलेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा है तो उसको समझाना भी पड़ता है। ये बोर्ड में आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लिखे हैं। तो हम बताते हैं आपके बारे में, इनके बारे में। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। दक्षिण भारत जो था, अब ये कह सकते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में हम जानकारी कैसे पा सकते हैं। जैसे हम किसी जगह से खुदाई से बर्तन मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, अदर अदर चीज मिली है, इससे हमें यह ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि भूवैज्ञानिकों के जानकारी होती है कि यहाँ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, उनका रहन सहन, उनका व्यापार था। क्योंकि वहाँ से सिक्के यहाँ आने का मतलब है कि आपका व्यापार अच्छा था, मतलब लेन देन चलता रहता था। इसलिए हम व्यापारियों के बारे में हम समझते हैं, कहाँ कैसे भ्रमण करते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत सोना और मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापारी जो होते थे वह जगह जगह घूमते रहते थे। दक्षिण भारत जो था सोना, कीमती पत्थर और काली मिर्च के लिए वह प्रसिद्ध रहता था। मतलब कि यहाँ से लोग लेके जाकर रोमन साम्राज्य में अपना जो है वहाँ पे मतलब कि वितरित करते थे, मतलब वो अपना बेचते थे। व्यापारी जो बेचते थे वहाँ जाकर रोमन साम्राज्य में। व्यापारी इन मसालों को समुद्री जहाजों से या सड़क मार्ग से रोमन साम्राज्य पहुंचाते थे। मतलब कि ये रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य में समुद्री मार्ग से, जहाजों के द्वारा, सड़कों के माध्यम से ये मतलब वहां लेके जाके पहुंचाते थे। और ये काली मिर्च जो होती थी, उस समय रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि लोग इसे काला सोना के रूप में जानने लगे। मतलब इनका नाम रख दिया गया, काला सोना नाम दे दिया गया, काला सोना नाम कहा जाएगा। काला सोना के नाम से इसे जाना जाता है, काली मिर्च को, रोमन साम्राज्य में। अब इसको देखते हैं। अनेक समुद्री रास्ते खोज निकाले थे, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए जाते थे। ये मतलब कहाँ से शुरुआत करते थे जाने के लिए, जब वहां से तो आते थे, यह मतलब आने का इनका एक काफिला होता था, बहुत बड़ा काफिला होता था। वह समुद्र के रास्ते में मतलब बैठकर जाते आते थे एक साथ में, मतलब जहाज, इनकी मजबूत जहाज बनाई जाती थी। तो इनका कहने का मतलब ये है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए वह पहुंचते थे, मतलब पार करके पहुंचते थे। अब ये इनका क्या मतलब है, ये कभी भी जब चलते थे वो उधर से, तो ये मानसून के हिसाब से चलते थे। मतलब वहाँ की हवाएं जो होती थी, किस दिशा में है, कैसी है, किधर जाएगा, ये कि हवा जो होता था वो हवा की दिशा में, आप देखे होंगे पुरानी मूवी में दिया है, और अदर भी चीज चित्र भी दिया है। जो नाव होता है उसके ऊपर ऐसे बांध दिया जाता था, ऊपर से मतलब एक पर्दा माफी से बांध दिया जाता था। वो क्या है, हवा के सहारे से जिस दिशा में हवा चलेगा उस दिशा में नाव या जहाज को बहाते चला जाएगा। इसीलिए वो मानसूनी हिसाब से चलते थे, जब हवा उस दिशा से होता था तब चलते थे। आइए देखते हैं मानसूनी हिसाब। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना पसंद करते थे। अब ये क्या समझते हैं हम कि अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप में के पश्चिमी तट पर, इस महाद्वीप के पश्चिमी
पूर्व भी देखते हैं, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। पश्चिमी तट पर पहुंचना पसंद करते थे, ये सब पहुंचना पसंद करते थे। और ये जब पहुंचते थे तो मतलब इनका एक प्रकार से काफ़ी लोग रहते थे वहाँ, खाना पीना हर एक चीज़ व्यवस्था ये लोग करके चलते थे। बहुत पहले ये मतलब जो बाहरी लोग आते थे वो जहाज़ों से मतलब एक प्रकार से यहाँ व्यापार के लिए आते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते हैं। ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये पूछता है, ये पूछ लेता है कि जो व्यापारी थे ये कौन से मानसून में चलना पसंद करते थे। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। ये व्यापारी थे। ये लगभग अब ये हम हो गया ये। अब ये दूसरा नंबर ये पूछते हैं, हम आते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य। अब इसके बारे में हम समझते हैं, समुद्र से तटे लगे जो तटवर्ती राज्य हैं इनके बारे में समझते हैं हम। इनको छोटी छोटी जानकारियां दिया हैं, देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश दक्षिण भाग जो है ये जो होता है, ये भारत का ये भाग जो होता है ये दक्षिण का क्षेत्र है। ये दक्षिण का क्षेत्र है, ये तटीय प्रदेश माना जाता है। इधर 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 तटीय, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है प्रदेश माना जाता है। बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ है, मैदानी क्षेत्र है। और कावेरी, अब ये कहता है ये पहाड़ और मैदानी क्षेत्र है जिसमें कावेरी जो होता है, कावेरी नदी के किनारे मतलब कावेरी नदी के क्षेत्र में बहुत उपजाऊ मतलब कि मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ अन्न जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कावेरी नदी के मैदान में सबसे उपजाऊ है। और मैदानी और तटीय इलाकों के सरदारों के पास काफ़ी धन संपत्ति थी। यही सी बात है कि अगर नदी की जो मिट्टी थी उपजाऊ थी, वहाँ से कर जो कलेक्शन करते थे, लेते थे किसानों से, तो वहाँ के राजा जो समृद्ध हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। तो यही बता रहा है कि वहाँ जो होते थे उस क्षेत्र के जो राजा थे, वहाँ जब उपजाऊ मिट्टी होती थी, जो कृषि अधिक होता था, उस पर कर लिया जाता। जैसे हम पिछले चैप्टर में बताए हैं, हम जैसे ले लिया जाता था लगभग 1/6 भाग लिया जाता था तो कर के रूप में, मतलब यही सब कहा जाता है कि खास करके वह इसलिए संपत्ति उनके पास ज्यादा होने लगी थी, धन संपत्ति था। संगम कविताओं में मुयंदार की चर्चा हुई। मुयंदार के बारे में बताया गया है। संगम कविता एक होती थी, मतलब ये संगम साहित्य जो था ये दक्षिण में मतलब इसका कविताओं का प्रचलन हुआ है। ये हम पिछले चैप्टर में हम आपको बताए हैं, आप उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो संगम कविताओं में मुयंदार की चर्चा हुई है। मुयंदार एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया होता है। तीन मुखिया का मतलब इनमें तीन मुखियाओं, मुयंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया जो होते हैं। और इनका ये कौन कौन थे? इनका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। 3 शासक परिवार, अलग अलग परिवार में, जैसे हमारा हो जाता है 3 मुखिया के बारे में दिया है, चोल होता है, चेर और पांड, ये तीनों थे। एक ये थे, दूसरा ये थे और तीसरा ये थे। मतलब ये तीनों राज्यों के बारे में बताया जाता है। मुयंदार के बारे में ये एक तमिल शब्द था, आपको बताएं। इनका प्रयोग 3 शासक परिवार के मुखियाओं के लिए होता था। चोल ये दिए हैं, एक की अंडरलाइन कर देते हैं, चोल, चेर, पांड्य,
ये तीन थे, चोल, चेर, पांड्य। ये जो थे, ये 2300 साल पहले दक्षिण भारत में शासन किया करते थे। मतलब 2300 साल पहले, ये 2300 साल पहले दक्षिण भारत में शासन किया करते थे, इनका शासन चलता था। ये इनका शासन जो होता था, ये कर के रूप में लेते थे, जैसे कि किसानों से कर के रूप में लेते थे, और जो वहाँ के मुखिया होते थे गांव के, उनको यानी कह दिया जाता, थोप दिया जाता था कि आप जाके कर वसूलिए। उनको कभी कभी ये अपने काफिला बना के अपने भी स्वयं चले जाते थे। तो ये लोग, इन तीनों मुखियाओं को दो दो सत्ता केंद्र थे, इनका दो दो सत्ता केंद्र थे। केंद्र मतलब सत्ता केंद्र मतलब राजधानियां इनकी थी लगभग। ये एक तटीय हिस्से में था, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक जो था ये जो था, एक जो था तटीय क्षेत्रों में था इनका, एक अंदरूनी हिस्से में था। इनके दो मुख्य थे, मगर इनके दो दो करके थे इनका, मतलब छह जगह शासन करते थे। मगर ये का मुख्य केंद्र जो होता है, ये दो ही दिया है, दो ही बताया गया मुख्य केंद्र थे। पहला चोलों का पत्तन पुआर या कावेरी पट्टनम था। ये पुआर या कावेरी पट्टनम था, इसके बारे में दिया। चोलों का जो पहला पतन था, जो राजधानियां थी इनकी, वह पुआर या कावेरी पट्टनम था। पुआर या कावेरी पट्टनम, ये पत्तन का मतलब शायद यही होता है, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, मगर आप देख लीजिएगा, ये राजधानियां होता था। ये पुआर या कावेरी पट्टनम था। दूसरा जो था, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। पांडवों की जो राजधानियां थे क्या थी, ये मदुरै थी। अब ये इनकी ये राजधानियां थी। आइए हम और समझते हैं। इसके 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राज्य का उदय हुआ। मतलब ये 2300 साल पहले की बात, जो चोल, चेर, पांड्य जो थे, इनका मुख्य केंद्र जो था चोलों का था, मतलब पुआर कावेरी पट्टनम था, और पांड्यों को था, जिसमें से पांड्यों को मदुरै थी। और इसके 2300 साल पहले के बाद 200 साल बाद ये है आए, सातवाहन शासकों ने इस पे राज करना शुरू किया था। सातवाहन वंशों के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें बताते हैं आपको, जिसमें मतलब लगभग 2100 साल पहले ये बात बता रहा है। 200 साल बाद इनके सातवाहन का शासन प्रभाव पड़ा। सातवाहन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी, सब कुषाण जो था, सातवाहन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। जो ये, उसके बारे में उसकी जानकारी उसकी माँ गौतमी बलश्री के अभिलेख से मिलता है। जो इनके सातवाहन शासकों में सबसे मतलब योग्य जो शासक था, क्या था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसका नाम जो था इनके माता के नाम से मतलब आगे पड़ा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका जो अब इनके बारे में जानकारी जो मिलती है, वह उनके माता जी के अभिलेख से मिलते हैं। उनकी माँ के गौतमी श्री बल्लभ, क्या था नाम, ये माँ जो थी गौतमी बलश्री के अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है। ठीक है। सभी सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का शासक कहा जाता था, मतलब दक्षिणापथ का स्वामी भी के रूप में इन्हें जाना जाता था। सभी सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ यही दक्षिणा, इसके दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था इन्हें। ये सातवाहन शासकों में सबसे, अब ये समझ में आ गया होगा आपको, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। जो इनके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, वह उनकी माता के अभिलेख में गौतमी बलश्री के अभिलेख से मिलता है। इनकी माता जो थी इनके अभिलेख से मिलता है। इतनी बात ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये इनके चोल, चेर, पांड्य से 200 साल बाद
बाद इनका, और ये सभी सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में आपको समझ आया होगा। रेशम मार्ग के बारे में की जानकारी लेते हैं। रेशम मार्ग, रेशम चमकीले मुलायम बनावटी की वजह से अधिकांश बहुमूल्य माने जाते हैं। देखो रेशम का जो ये प्रचलन हुआ है ना, ये बहुत पुराना माना जाता है, बहुत पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि रेशम का जो कपड़ा बिनने की विधि थी, बनाने की विधि थी, यह लगभग 7000 सालों से, हम क्या बता दें, 7000 सालों से यह प्रचलन में थी। 7000 साल। ये सर्वप्रथम ये चीन में इसको बनाया गया था, चीन में बनाया गया था। और कहा जाता है कि इनका जो मतलब कि इनके बनाने की जो विधि होती है वह शुरुआत में मतलब चीन में जब 7000 साल पहले शुरू किया गया तो वो अपने बनाने की विधि को लगभग हजारों सालों तक इस दुनिया में प्रचलित नहीं किए थे। वह स्वयं बनाते थे और वह धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते थे, मतलब व्यापार के लिए दूसरे देशों में, क्योंकि इनकी उच्च कीमत होती थी रेशम के कपड़े की। क्योंकि लोगों को राजा जैसे बड़े बड़े राजा हो गए वो पहनते थे, क्योंकि कीमती होता था, आम आदमी के बस की बात होती नहीं थी ये पहनने के लिए। इसीलिए कह सकते हैं कि देखिए हम रेशम मार्ग जो था, रेशम चमकीले मुलायम बनावटी की वजह से अधिकांश बहुमूल्य माने जाते थे। नहीं, अधिकांश बहुमूल्य माने जाते थे। इनकी बनाने के लिए रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकाला जाता था, उसको कताई करके फिर उसको कताई करके उसके बाद फिर बनाया जाता था। तो यही दिया है रेशम बनाने के तकनीक का आविष्कार लगभग 700 साल पहले हुआ था। ये लगभग चीन में हुआ था। लगभग चीन में हुआ था, इनका चीन में हुआ था, और ये लगभग 1000 साल तक छुपाए रखे। रखे 1000 साल तक छुपाए रखे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला प्रथम शासक, जो प्रथम नहीं है ये अधिकतर, प्रथम तो दूसरा है, सर्वप्रथम मतलब सबसे ज्यादा रखने वाले कुषाण थे। इनके सिल्क रूट पर मतलब नियंत्रण रखने का इनका एक मुख्य कारण क्या होता था? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे बड़ा कारण इनका ये होता था कि यह मतलब कि सिल्क रूट पर जो व्यापारी जो होते थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मार्ग होता था, उसको ही सिल्क रूट कहा गया। और ये टैक्स के लिए ये राजा जो होते थे वह सिल्क रूट पर नियंत्रण इसलिए रखते थे, उसमें से टैक्स कलेक्शन होता था, पाते थे, लेते थे, जो उपहार के रूप में देते थे। बाद में तो नियमित कर दिया गया, मतलब पहले उपहार के रूप में उनको इसलिए दिया जाता था, देते थे, क्योंकि उनके माल की सुरक्षा के लिए राजा की जिम्मेदारी होती थी। उनके सिपाही होते थे जो उनको चोरों और लुटेरों से बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वह उनको सहायता करते थे, जो शासक होते थे, राजा होते थे। इसीलिए उनको कुछ उपहार में जो व्यापारी होते थे उनको देते थे। इसीलिए उनको नियंत्रण रखने के लिए सबसे ज्यादा राजाओं ने अधिकतर यही रूड पे, सड़क मार्ग, रूड, ये सब बंदरगाहों पर ये ज्यादा कब्जा करते थे, क्योंकि वहां से उनका सूत्र हो जाता था पैसा आने के लिए, वो मतलब इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब ये समझ में आया, जो कुषाण थे ये सबसे ज्यादा इस पर नियंत्रण रखते थे। सिल्क मार्ग बहुत कठिन मार्ग था। ये सिल्क मार्ग जो होता था ये बहुत कठिन मार्ग था, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी इलाकों से चढ़ के ऊपर से नीचे तक, क्यों उतनी व्यवस्थाएं तब नहीं थी जो अब जैसे रोड हो गई हैं। पहले पहाड़ी होकर ऊपर से नीचे से बारिश होता था, फिर पानी नदियों
नदियों की पानी, समुद्र का पानी, ये सब मतलब बहुत समझ कर वो आते जाते थे। बहुत कठिन मार्ग होता था वहां से करने के लिए, इसीलिए लिखा है। मध्य एशिया, पश्चिम उत्तर भाग भारत पर शासन था। इनका जो था मध्य एशिया, पश्चिम उत्तर भारत पर शासन था। जो ये थे कुषाण जो लोग थे, मध्य एशिया, पश्चिम उत्तर भारत पर शासन था। इनके दो प्रमुख केंद्र थे। इनके दो प्रमुख केंद्र थे कुषाणों के, जो था ये प्रमुख दो केंद्र थे। दो केंद्र के बारे में देखते हैं। पेशावर था और मथुरा था। पेशावर और मथुरा के बारे में जानते हैं। ये जो इनका एक मुख्य केंद्र था, मतलब एक अपना एक केंद्र बनाए थे, जो वहां से मतलब कि अपना नियंत्रण करते थे। माल को ले आना, ले जाना, वहां रख रखाव, इसलिए मुख्य केंद्र कहते हैं। सोने के सिक्के, अब ये पॉइंट आता है, सोने के सिक्के जारी करने का सर्वप्रथम प्रथम शासक कुषाण ही थे। सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक कुषाण थे। कुषाण थे, यहां लिखते हैं। कुषाण थे। सोने के सिक्के जारी करने का सर्वप्रथम कुषाणों ने ये सोने के सिक्के के बारे में चालू किया था। आइए हम समझते हैं इस चौथा पॉइंट में, चौथा पे बौद्ध धर्म का प्रसार। अब हम ये समझते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। अब इसके बारे में देखते हैं। कुषाण शासकों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, कुषाण राज्यों का प्रसिद्ध शासक जो था ये था कनिष्क। कनिष्क था, जो लगभग 1900 साल पहले एक बौद्ध परिषद का गठन किया। एक बौद्ध परिषद का गठन किया। जो कुषाणों का शासक, प्रसिद्ध शासक था, वो कनिष्क था। कनिष्क ने एक मतलब एक मठ कह सकते हैं, और ये सब मतलब कि कहते हैं परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद मतलब एक संस्था मतलब बनाया था रहने के लिए। एक वहाँ आप विचार अपने प्रकट कर सकते थे, बातें कर सकते थे, मतलब वो अपने में मतलब चर्चा के लिए बनाए थे रहने के लिए। परिषद का गठन किया। इसमें विद्वान बैठकर महत्वपूर्ण चर्चाएं करते थे। विद्वान जो होते थे वहां बैठकर अपनी बौद्ध के बारे में चर्चाएं करते थे, कैसे क्या करना है। इनके विचारों को फॉलो किया जाता था, इनको समझा जाता था बौद्ध के बारे में। तो ये मतलब एक गठन बनाए थे। बुद्ध चरित्र रचनाकार, बुद्ध चरित्र ये पूछता है भैया, बुद्ध चरित्र रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। ये कनिष्क के दरबार में, मतलब कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहता था। कनिष्क के दरबार में रहता था, जो यह संस्कृत में अनुवाद किए थे, शायद हाँ अनुवाद संस्कृत में किए थे अश्वघोष। इसका समय इस समय बौद्ध धर्म के नए धारा महायान का मतलब विकास हो रहा था। ये कुषाणों मतलब ये जो कनिष्क थे, कुषाण शासक के प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क थे, वह एक बौद्ध परिषद की गठन किया जो 1900 साल पहले किए थे। और बुद्ध चरित्र रचनाकार जो कवि अश्वघोष थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब ये उसी समय इस समय बौद्ध धर्म के नए धारा का प्रवाह हो रहा था, जिसे महायान के रूप में हम समझ सकते हैं, महायान के रूप में जानते हैं। इनका विकास हो रहा था। दो प्रमुख विशेषताएं थी इनमें। महायान में क्या था, दो प्रमुख विशेषताएं थी। और पहला विशेषताएं क्या थी, पहले बुद्ध के ये था, पहले बुद्ध के मूर्ति में पीपल के पेड़ को दिखाया गया था। पहले जो होता था, जब बुद्ध की मूर्तियां बनाई, मतलब बुद्ध के बारे में बताया, मूर्तियां बनाई जाती थी, सिर्फ प्रतीक के रूप में बुद्ध के एक पेड़ को, जो पीपल का पेड़ था, उसको चित्रित किया जाता था। जो चित्रित किया जाता था
किया जाता था, उसके बाद में वह बनाया जाता था, पर बुद्ध की प्रतिमा में बनाई जाती थी तो दिखाया जाता था, पीपल के पेड़ को दिखाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी, मतलब बुद्ध की प्रतिमा भी बनाई जाने लगी। इसके बाद जब था, जो लोग महायान में जब आए तो ये बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध का एक चित्रण बनाया जाने लगा। मतलब पीपल का भी बनाया जाता था, अब पहले पीपल का बनाया, मगर अब बुद्ध की प्रतिमा भी बनाई जाने लगी थी। इसके दिया है अधिकांश होना चाहिए। अधिकांश मथुरा में या तक्षशिला से बनाया जाता था। ये मूर्तियां जो होती थी तक्षशिला और मथुरा, अधिकांश मूर्तियां जो होती थी मथुरा में या तक्षशिला में बनाई जाती थी इसकी मूर्ति। अब इसमें समझ में ये हमें समझ में आता है, जो महायान जब एक संप्रदाय के रूप में हम समझते हैं, ये था जो महायान, हीनयान महायान के बारे में, इसके बारे में तो मतलब ये महायान के बारे में थोड़ा सा दिया है, उसके बारे में बताया। हीनयान महायान ये कुछ अलग हो जाता है, मतलब महायान तो यही है, हीनयान जो था वो एक दो डिवाइड में बढ़ गए थे। इसके बारे में कहीं भी चर्चा करेंगे हम। पहले महायान के बारे में यही बताते हैं कि जो महायान में जो पहले बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, सिर्फ पीपल का चित्र बनाया जाता था, मगर ये धीरे धीरे करके यह अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने लगे। बुद्ध की प्रतिमा बनाने के लिए सबसे मुख्य केंद्र कौन कौन थे? वह मथुरा था और तक्षशिला था, दूसरा था। और दूसरा पॉइंट में ये आते हैं, ये वाले में परिवर्तन बोधिसत्वों में आस्था को लेकर आया। यानी परिवर्तन ये हुआ बोधिसत्व के बारे में, जो इनके मानने वाले, बुद्ध के मानने वाले जो थे बोधिसत्व जो होते थे, वह मतलब एक जगह रहकर वह शिक्षा ग्रहण करना और दूसरे को उपदेश देना, बताना उनके बुद्ध के बारे में। तो ये एक जगह रह के बोधिसत्व के बारे में, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांत वास है, वास करते हुए, मतलब कि करते रहे। मतलब ये कहा जाता है बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्त करके एकांत वास करते हैं। वास मतलब क्या? कि एक जगह व्यवस्थित होकर वह रहकर अपनी ज्ञान को प्रकाशित करें और दूसरे को उसके बारे में आए उनके पास, तो उनको बताएं कैसे क्या करना है, बुद्ध के बारे में, जीवनी के बारे में, कैसे क्या किए थे, इनके ज्ञान के बारे में कैसे चलना है, कैसे रहना है, बुद्धिसत्व। मगर ऐसा नहीं हो सका, लेकिन लोगों के सांसारिक जीवन में भाग लेने पड़े। मतलब ये ऐसा नहीं हो सका कि एक जगह रहकर वो अपना मतलब कि वो कर सकें कि अपने पूजा पाठ, यानी अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए या दूसरे को आए यहाँ, मगर ये सांसारिक जीवन में ही रह गए। वह रहकर वह दूसरे को क्या करने लगे? दूसरे को प्रकाशित करने लगे, बताने लगे, घूम घूम कर बताने लगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि बोधिसत्व जो थे वह एक जगह ना रहकर वह घूम घूम के सांसारिक जीवन में वह सबको ज्ञान देने लगे। ठीक है, धन्यवाद। ये पहला चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और आएगा, इसी का चैप्टर नहीं, ये पहला वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पहला चैप्टर हो जाता है, ये पहला है। इसके बाद ये दूसरा आएगा, इसी का आएगा। क्योंकि ये बड़ा था इसीलिए मैं पूरा आता नहीं, यहीं तक आता, इसीलिए नहीं लिख पाते, छूट जाता कुछ, इसलिए मैं बोला कि ये हो जाता है। उसके बाद हम दूसरा जब पढ़ाएंगे आपको, इस बार तुरंत वीडियो लोड करेंगे, तो इसके बाद ये वाला भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।